सर अब हम थोड़ा सा आपने एक पोर्शन हमने ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। हम अब थोड़ा सा सोशल इश्यूज़ के साथ साथ हम इस बारे में बात करेंगे कि लोगों को आप गाइड कर दें कि जीरियाट्रिक्स या नॉर्मल एक फ़ीमेल जो पाकिस्तान में है, और या वो ऐसे बंदे जो घर से बाहर नॉर्मली हमारी हाउस वाइफ्स जो पाकिस्तान में घरों से बाहर कम निकलती हैं, तो सनलाइट एक्सपोजर उनका कम होता है, तो विटामिन डी इज़ द डेफिशिएंसी उनमें चल रही होती है। तो आप उनको कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जीरियाट्रिक्स और फीमेल्स को अगर कोई गाइड कर सकें कि वो खाएं क्या, वो रहें कैसे, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं जिनसे उनकी बोन हेल्थ बेहतर रहेगी। ये अदील भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। और इसमें मैं कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हैं और जी जी। ऐड करने वाली भी हैं। श्योर। तो वो मैं ये कहूँगा कि बच्चों के हवाले से तो ये है कि उनकी एक्टिविटी का लेवल जो है और सन एक्सपोजर ज़रूरी है हम्म। ये यंग एज के अंदर और चाइल्ड एज के अंदर जो है ना। और इसके अलावा जब अर्ली एज में होते हैं तो उनकी जो हमारी ये बच्चे जो हैं इनकी डाइट के हवाले से जैसे कह लें कि ए, बिल्कुल स्टार्ट में मदर फीड और उसके बाद जो है प्योर मिल्क सारी चीज़ें इनकी अवेलेबिलिटी फ्रूट की अवेलेबिलिटी बच्चों को चाहिए। सही। और एक्टिविटी का लेवल इनका जो है ना वो बेहतर होना चाहिए। सन एक्सपोजर होना चाहिए साथ साथ। फीमेल के हवाले से मैं स्पेशली बात करूँगा। हमारे माशरे में ये एक ट्रेंड है कि जब हमल होता है प्रेगनेंसी होती है या मदर मदर फीडिंग की तरफ जाती है, ठीक है, जी जी। आफ्टर बर्थ। हम्म। तो वहाँ पे जो है ना डाइट का बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होता है। ओके। उसमें मैं ऐड ऐसे करूँगा कि नॉर्मल जो मेल या फीमेल है उसको एक दिन के अंदर जो कैल्शियम की मिकदार है वो ऑलमोस्ट 1000 मिलीग्राम चाहिए। हम्म। और प्रेगनेंसी के अंदर यही डोज डबल हो जाती है। ओके। ये 2000 मिलीग्राम करीब चले जाते। पर डे के हिसाब से आप। हम्म। और जब मदर फीड करवा रही होती है तो उस वक्त ये 3000 चाहिए। तो ओके। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि डेफिशिएंसी कैसे ज़्यादा फीमेल के अंदर हम्म। जो सबसे ज़्यादा जी। कैसे होती है। अब जो चाइल्ड बेरिंग एज है फीमेल के अंदर वो है ऑलमोस्ट क्या लें कि 20 से 40 के राउंड। एग्जैक्टली। ये 20 साल का टेन्योर ऐसा है। और इसमें सबसे ज़्यादा कमी होती है कैल्शियम की। कैल्शियम और विटामिन डी की। बोन वीक होती हैं और उनका इफेक्ट इसके साथ साथ अगर एक चीज़ और नोट करें तो फीमेल के अंदर जो है ना 35 to 45 एज के अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं जी। जो एक्स्ट्रा एक स्ट्रेस देती हैं बोन के ऊपर, वहाँ से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती हैं हम्म। और बोन को वीक करती हैं। राइट। पहले ही आपकी वीकनेस हो चल रही है, डेफिशिएंसीज साथ ऑलरेडी है। ना साथ साथ ये एक प्रोसेस उनमें नेचुरली अलग अलग रखा हुआ है जिसको अमीनोपास बोलते हैं। जी जी जी। उसका एक प्रोसेस है। तो उसके अंदर ये मज़ीद कमी होना शुरू हो जाती है तो उसमें बोन वीक होती हैं। तो अगर हम नोट करें सोसाइटी के अंदर ऑलमोस्ट जो है ना कुछ 70% फीमेल जो है ना वो बैक के साथ मसल पेन के साथ जी जी। प्रेजेंट करती हैं। तो ये एक बड़ा आदमी है जिनकी तो आप जो इनको क्या डाइट के रिकमेंड हवाले से करेंगे कि कैसे ये अपनी डाइट ठीक करें, क्या इनटेक करें। उसमें मैं ये कहूँगा कि ये स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फीडिंग के दौरान जो फीडिंग का उनका ड्यूरेशन होगा ना उसमें सप्लीमेंट ज़रूर ले, ओके। कैल्शियम विटामिन डी की सूरत में। सही। और अगर वो डाइट में अगर कोई चीज़ ऐड करें तो दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। दूध उनके लिए बेहतर है, फ्रूट उनके लिए बेहतर है, हम्म। सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो वो बेहतर है। हाँ। हम्म। तो और इसी चीज़ को अगर हम आगे लेके चलें जीरियाट्रिक्स को, तो वो भी सेम यही पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। यही पैटर्न उनको भी फॉलो करना करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये कि ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है। बढ़ती ऑस्टियोपोरोसिस। बढ़ती एज के साथ कुछ बॉडी की एक वीकनेस स्टार्ट हो जाती है जिसमें हम्म हड्डियों की कमज़ोरी भी शामिल है। तो उनके लिए फिर हमें साथ प्रिवेंशन जो है ना वो भी ज़रूरी है ताकि हम उनको ये हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ डिफेक्शंस आते हैं, एक्सीडेंट जी जी होते हैं, बिल्कुल। इनसे हमें बचाया जा सके। उसके लिए क्या है कि हमें घर के अंदर जो है ना ये स्लिपरी फ्लोर इनसे थोड़ा सा अवॉइड करना अवॉइड करना चाहिए। चाहिए। स्पेशली वॉशरूम के अंदर जो है ना वो सरफेस जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी ना हो। और घर के अंदर उनके लिए चलने के लिए कोई रेलिंग वाला पोर्शन जहाँ सपोर्ट के साथ जो चल सके वो हम्म। कोशिश ये करें कि वो सीढ़ियाँ ऊपर ना चढ़ें
नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे ही स्टे करें। जिसके अलावा वॉशरूम में मॉडिफिकेशन ये हो सकती है कि उनके लिए कमोड का यूज़ होना चाहिए। राइट राइट। ठीक है। सर इसमें एक क्वेश्चन निकलता है, ये मेरा पर्सनल सा क्वेश्चन है, लाइक मैं खुद भी थोड़ा सा इस चीज़ को लेके डरूंगा। और एक पेशेंट है, आपने नॉर्मली जब कोई सर्जरी करते हैं तो पेशेंट एक फॉल का आपके पास आया, जीरियाट्रिक हो सकता है, कोई जवान हो सकता है, या ट्रॉमा का केस आया। अब वो लड़का आया, उसकी टांग फ्रैक्चर हुई, और अब आपने लाइक आई हैव ऑलरेडी सीन इट, दैट्स व्हाई आई एम वांट टू डिस्कस अबाउट इट। तो उसके ऊपर रॉड्स और ये जो एक्सटर्नल साइड पे नज़र आ रहे होते हैं, उसको शिकंजा कहते हैं शायद, आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत लगता है हॉरिफाइंग। वो तो मैं देख के डर जाऊँ, ठीक है। तो जो एक्चुअली उससे सफ़र कर रहा होता है वो पैनिक हो सकता है, या से फॉर एग्जांपल मेरे अगर पाँव पे लगा हो तो मैं एक दफ़ा तो डर के पैनिक अटैक से बेहोश हो जाऊंगा, ठीक है। और सेकेंडली अगर मैं कुछ बड़ा ही कुछ कर दूंगा तो मैं उसको पकड़ के हिला भी सकता हूँ, तो वो ज़्यादा ख़राबी की तरफ भी जा सकता है। तो आप उस पेशेंट को कैसे डील करते हैं, कंसोल कैसे करते हैं आप उनको, लाइक ये भी एक मेरे ख्याल से इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉब कि पेशेंट अगर इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, वो इस तरीके से आपने कर दिया उसको ऑपरेट, तो अब वो पैनिक होगा, देखेगा बाहर ये क्या है, तो आप उसको कैसे जो है वो मेंटली आप उसको करेंगे क्योर। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा कि ये एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं और हमारे पास ये जो आप बाहर जिसमें राड शार्ट लगे होते हैं उनको हम आम जुबान में शिकंजा ही बोलते हैं। ओके ओके। ठीक है। तो ये शिकंजा अमूमन उन पेशेंट्स के अंदर लगाया जाता है जिनमें ऊपर ज़ख्म होता है। ठीक है। रोटरी के साथ आए या ट्रॉमा ऐसा हुआ कि बोन एक्सपोज होगी, वो मसल्स को या स्किन को काट के वो बाहर नज़र आना शुरू हो गया, वो फिर कवर नहीं हो सकती। तो वक्ती तौर पे ये कि हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए तो ये जो है ना एक्सटर्नल फिक्सेटर आम ओके ओके। जिसको हम बोलते हैं ये लगाना पड़ता है। ये अलाइन करने के लिए होता है। बोन को अलाइन करने के लिए और सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग के लिए, जो जख्म बना हुआ है उसकी हीलिंग के लिए अब लगाया जाता है। हम्म। ओके। अपने आखिरी जो है वो पोर्शन में अब आते हैं। उस पोर्शन में मुझे कुछ थोड़ा सा आपकी आपकी जो है वो राय चाहिए फ्यूचर ऑफ ऑर्थोपेडिक को लेके। तो आपको क्या लगता है ये स्टेम सेल्स और ये जो जदीद टेक्नोलॉजीज जो अब आ रही हैं कि अब हम फैब्रिकेट कर सकते हैं एक्सटर्नली इन विट्रो एक बोन को एक पोर्शन, और फिर हम उसको इम्प्लांट कर सकते हैं, तो क्या ये आपको लगता है कि ये ठीक है, या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, या आपको एम्बिगुअस सा लगता है कि ये ड्रामेबाजी हैं, अभी तक ये नहीं होना। नहीं अदिल भाई, ये तो देखें एक नॉलेज है। ठीक है। और नॉलेज जो है ना उसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है। और जब तक ये दुनिया है इसमें नई नई इन्वेंशन होती रहेगी। हम्म। और वो क्यों होनी है? हमारी सहूलतों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हम्म। माशरे की बेहतरी के लिए। तो आप जिस वे में बात कर रहे हैं, जिस तरफ आप आ रहे हैं, वो ये है कि स्टेम सेल थेरापी दुनिया के अंदर चल रही है। ओके। ठीक है। उसके अलावा क्या लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे बोन बैंक बने हुए हैं। ये बना ओके। कि बोन का कोई पोर्शन लॉस हो जाता है हम्म। तो वो वहाँ पे रिप्लेसमेंट के तौर पे पीस मिल जाता है। जैसे आपको ब्लड डोनेशन हुई से ब्लड जी बैंक मिल जाते हैं, जी वैसे बोन बैंक भी जी, है। दुनिया में अब ये बोन बैंक भी बनना शुरू हो गए हैं। राइट उनको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। तो ये अस्थायी रिप्लेसमेंट का मेथड है। ये एक इनोवेशन है। राइट। मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी को लीड करते हुए था, और आपने आधा सा उसका आंसर कर दिया, कि मुझे एक ये बताइए जो राइट नाउ पाकिस्तान में जो टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं ऑर्थोपेडिक को लेके, जैसे आप ड्यूरिंग योर सर्जरी यू हैव अडॉप्ट सम काइंड ऑफ टेक्निक्स, तो पाकिस्तान में जो टेक्निक्स अभी चल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप BHS कर रहे हैं या कोई ऐसा कोई ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में इसी ऑपरेट को करने के लिए कोई डिफरेंट टेक्निक्स हैं एडवांस, हम उनसे पीछे हैं? क्वेश्चन मेरा बेसिकली ये जानने का कि हम उनसे पीछे हैं यही काम करने के लिए, या हम साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहे हैं। नहीं अनिल भाई, हम ना डेवलपिंग कंट्री के अंदर फॉल करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। रशियन जो कंट्रीज़ हैं ना, या वहाँ पे जो नए नए मेथड हैं वो यूज़ हो रहे हैं। हम्म। वो हमारे पास पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा लेट देर। तो आपके नज़दीक कोई ऐसी सर्जरी जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, इसका वहाँ पे वो ऐसे कर रहे हैं और यहाँ पे हम अभी भी ऐसे कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई
एग्जांपल हो आपके नज़दीक? हमारे यहाँ अभी भी कुछ प्लेट्स का यूज़ किया जाता है। लॉन्ग बोन के जो फ्रैक्चर होते हैं उनमें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के तौर पे जहाँ पे छोटे छोटे सुराख करके राड शाड डाले जाते हैं वो अब होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी होना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो रॉड की टाइप्स हैं वो डिफरेंट है। उनके पास नई जनरेशन के रॉड है, हमारे पास अब। अच्छा, रॉड्स में भी जनरेशंस हैं? जी हाँ, हमारे पास ओल्ड वो जनरेशन मेटल की कोई लाइक सुपीरियर टाइप है? नहीं, उसमें डिज़ाइनिंग में फ़र्क आता है। ओके। हाँ, डिज़ाइन उनके जो डिज़ाइन करने के मेथड है वो डिफरेंट है, उनके जो सीमेंटेशन है वो डिफरेंट है। राइट, मतलब कि आप जिन इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं अब वो इंस्ट्रूमेंट उनके लिए ऑब्सोलीट हो चुके हुए हैं। जी, ऐसे हम अभी भी यानी कि बाकी 50-100 साल उनसे पीछे ही चल रहे हैं इस डिपार्टमेंट आप में ही। इसमें ऐसे कह सकते हैं, हमको कुछ कन्वेंशनल जो इंस्ट्रूमेंट है, कुछ कन्वेंशनल मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं अभी वो अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। और कुछ जगहों पे तो ऐसे है कि जो मेथड बन रहा है उधर भी इधर भी वो सेम है, कुछ चीज़ों में राइट, वैसे चल रही। सही। सर अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। आपका दो हमें मैसेज चाहिए। एक मैसेज आपने अपने ही फील्ड के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जो अब ऑर्थो को सोच रहे हैं कि हम ऑर्थो को परस्यू करें, आपका कोई उनके लिए मैसेज का आप देना चाहें कि आप कर लो ना कर लो मर जाओगे, कुछ ऐसा कोई सीन है? नहीं नहीं अभी आप उनको कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। नहीं, ऐसे मैं जो नई पौध हमारी आ रही है उसमें मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल इस फील्ड के अंदर आएँ। इसमें बहुत वसअत है आर्थोपेडिक के अंदर। आर्थोपेडिक के अंदर फर्दर आगे जो है ना वो इसके सब डिपार्टमेंट्स हैं, ओके। डिवीजन्स हैं। इसमें स्पाइन सर्जरी है, इसमें पीडियाट्रिक सर्जरी है, इसमें कोंजेनिटल एनोमलीज जो होती हैं उसका अलग डिपार्टमेंट है, इसमें स्पोर्ट मेडिसिन का एक अलग डिपार्टमेंट है। यानी कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन वो सारा कुछ नहीं करता, नहीं नहीं, ऐसे इसमें भी फर्दर स्पेशलाइजेशन? जी जी, अगर हम वेस्टर्न की तरफ जाएं तो वो एक एक रीजन वाइज जो है ना वो स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं। राइट। अगर कोई एक सर्जन किसी कह लें कि उसकी स्पेशलाइजेशन एंकल एंड फुट है ना, सिर्फ पाँव का हिस्सा, तो वो उसी में स्पेशलिस्ट होगा, वो उसी में काम कर रहा है। ये भी है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी इसका मतलब अभी इसमें काफ़ी स्पेस है, जो हमारे नए बच्चे आएंगे तो इसमें definitely। स्पेस है। ओके, तो सर अब एक पब्लिक के लिए एक मैसेज दे दें कि सड़कों पे सही आया करो, ये हरकतें छोड़ दो। उनको एक मैसेज दे दें कि ये ना किया करो, इस तरीके से कोई पब्लिकली आप एक मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। उसमें मैं पब्लिक को ये मैसेज दूंगा कि बच्चों के और जो हमारे नौजवान हैं उनके हवाले से, घरों के अंदर बच्चों के हवाले से कुछ उनकी केयर को बेहतर बनाया जाए, ताकि वो जो बच्चे हमारे पास आते हैं फ्रैक्चर के साथ वो कम से कम आए। ठीक है। और जो रोड की सेफ्टी के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, ये बहुत ज़रूरी। तो जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं ये कम हो जाएंगे। हम्म, ठीक है। और जेरिएट्रिक्स के हवाले से जो है बड़ों जी। बुज़ुर्गों के हवाले से, उसमें जो घरों के अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जो उनको हेल्प आउट कर सके, उनको सपोर्ट कर सके, वो इस किस्म की लाइफ स्टाइल को हमें अपनाना चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। एक आखिरी गुजारिश है आपसे, और ये ज़रूरी करनी है, इसको नहीं छोड़ना। आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको नहीं भूलना। फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।